हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने पिछले काफ़ी टाइम से कवर अप किया है और आज ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। इसका जो लास्ट टॉपिक हमने बचा हुआ है इसको आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके बुक में चैप्टर्स के बीच में लिखे होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और हमने जो पिछली क्लास में देखा था कि पादप हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि पादपों में भी नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है। पादपों के पास भले ही मनुष्यों की तरह जो मानव मस्तिष्क है एवं तंत्रिका तंत्र है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन हमने देखा था कि पादपों में भी गतियाँ होती हैं जो कि दो प्रकार से थी। एक प्रकार की गति तो वृद्धि पर आश्रित थी, यानी वृद्धि पर निर्भर, और दूसरे प्रकार की गति वृद्धि से स्वतंत्र। जैसे हमने एक छुई मुई के पौधे का उदाहरण लिया था जिसको स्पर्श करने पर उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती थी, और हमने देखा था कि वृद्धि पर आश्रित जो गतियां थी उनमें से हमने कुछ प्रकार के जैसे प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, प्रतान की गति, इस प्रकार के हमने कुछ फिनोमिनास को पढ़ा था। स्टूडेंट्स, जो पादप हार्मोन्स थे 5 प्रकार के हमने पिछले क्लास में कवर अप कर लिए थे। एथिलीन तक हमने लास्ट में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे जंतु हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जंतु हार्मोन्स क्या होते हैं, है ना। पिछले क्लास में हमने हार्मोन्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करा था, सीधे हम जंतु हार्मोन समझने लग गए थे। हार्मोन्स क्या होते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय के लिए हमें पता है कि समन्वय के लिए जो मुख्य तंत्र है वो मानव मस्तिष्क है, और नियंत्रण करने का जो कार्य है एक तरीके से तंत्रिका तंत्र भी, जो कि तंत्रिका ऊतक और हमारा मानव मस्तिष्क है, मिल करके ये काम कर रहे हैं। इसमें मेरुरज्जा भी इंक्लूडेड है कुछ एक्शंस के लिए, जो कि हमने प्रतिवर्ती क्रिया से संबंधित जो भी एक्शंस पढ़े थे। हार्मोन्स किसी नियंत्रण एवं समन्वय का काम करेंगे किसी विशेष परिस्थिति में। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आप एक दौड़ने लगते हैं और दौड़ते दौड़ते आप थक जाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, आपके हृदय की गति जो होती है वो बढ़ जाती है और आपकी सांस जो है फूलने लगती है, यानी श्वसन क्रिया भी जो होती है वो बढ़ने लगती है। इस वक्त एक हार्मोन जो कि है एड्रेनलिन हार्मोन, ये काम करता है आपके शरीर को इस स्थिति में भी ऑक्सीजन आपके शरीर की मांसपेशियों तक पहुंचाए रखने की। क्योंकि जब मसल्स इतना ज़्यादा काम कर रही होती हैं, जब बॉडी थक रही होती है, तो बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, उनके जो सेल्स हैं, उनकी कोशिकाओं को ऊर्जा नियमित रूप से मिलनी चाहिए, तो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचाई जाती है कंटिन्यूअस रूप से। कब? जबकि इस प्रक्रिया में एड्रेनलिन नामक हार्मोन जो है हमारे ब्लड में मिलकर और ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हार्मोन है, अब हम समझ गए हैं कि हार्मोन क्या होगा। और जो ये एड्रेनलिन हार्मोन मैंने आपको नाम बताया, एक टाइप का केमिकल है, एक टाइप का रसायन है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हार्मोन्स है इनका काम भी क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय का। ये बेसिकली क्या होंगे, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होंगे और नियंत्रण एवं समन्वय का इनका कार्य है। तो आज हम देखेंगे कि जंतुओं में और कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ये और किस किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या कोई हार्मोन ऐसे भी है जिनकी कमी से मनुष्यों में कोई रोग हो सकता है, और उस रोग को रोकथाम के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी बातों को, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हम इनको डिस्कस करेंगे। जो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर आज इस पर क्लोज हो जाएगा, जंतु हार्मोन पर, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि जो चैप्टर में पीछे के टॉपिक्स से रिलेटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे हार्मोन्स की डेफिनेशन। हार्मोन क्या होंगे? वे रासायनिक पदार्थ जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं।
का कार्य करते हैं। किनमें? जीवों में। जैसे जंतुओं में या पादपों में। तो हमने इससे पहले पादप हार्मोन्स तो हमने पढ़ लिए थे। पादप हार्मोन जो कि हमने 5 पादप हार्मोन देखे थे कल। आज हम देखेंगे जंतु हार्मोन। ठीक है, तो एक बार हार्मोन के डेफिनेशन दोबारा से पढ़ लेते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो कि पादपों में या जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। और आज हम जंतु हार्मोन के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखते हैं कि ये हार्मोन हमारे शरीर में होते कहाँ हैं, है ना। तो इनकी भी कोई जगह होगी, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं ग्रंथि, और इसे हम कहते हैं ग्लैंड। तो मानव शरीर में अनेक ग्रंथियाँ हैं, अलग अलग ग्रंथियाँ हैं, अलग अलग ग्रंथियों में अलग अलग हार्मोन रहते हैं। तो हमको वो ग्लैंड के साथ हार्मोन पढ़ना है। तो जहाँ ग्रंथियाँ क्या हो गई? जहाँ हार्मोन बनता है। हार्मोन्स के लिए हमने एक अभी एग्जांपल देखा था ना कि ये हर टाइम थोड़े ना बॉडी में यूज़ होंगे। कोई किसी स्पेशल प्रोसेस में, किसी स्पेशल परिस्थिति में वहाँ पर इनका यूज़ होगा। तो इनको रखने वाला और बनाने वाला और इनको रिलीज़ करने वाला एक अंग होना चाहिए। उस अंग को हम बोलते हैं ग्रंथि, जहाँ हार्मोन बनते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रंथि के 2 प्रकार के। तो नलिकाओं की उपस्थिति के माध्यम से हम ग्रंथियों को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी। मतलब जिसमें जो हार्मोन होगा वो ट्रैवल करेगा नलिकाओं के माध्यम से या फिर बिना नलिकाओं के माध्यम से। तो आइए देखते हैं ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। इसके आधार पर 2 प्रकार की। नंबर 1, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। एंड नंबर 2, बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो इसका एग्जाम्पल, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वही ग्रंथियाँ होंगी जिनमें नलिकाएं नहीं होती। इनमें नलिकाएं नहीं होती, मतलब जो हार्मोन का मूवमेंट है, हार्मोन का स्रावण है, वो बिना नलिकाओं के थ्रू होता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जिसमें नलिकाओं के थ्रू होती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल यदि दिए जाए तो जैसे पीनियल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि में पीनियल ग्रंथि, और इसके अलावा जो यकृत है, अग्नाशय है, ये है हमारा बाह्यस्रावी ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार हो जाएंगे। और बाह्यस्रावी ग्रंथि में हम यकृत एवं अग्नाशय इनको ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि कुछ किस ग्रंथि में रहते हैं और क्या काम करते हैं हमारे शरीर में, इनको समझते हैं। ठीक है, तो जंतु हार्मोन की यहाँ पर बात हो रही है। नंबर 1 इज एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये कौन सी ग्रंथि में रहता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि,
वृक्क आपको पता है, वृक्क मतलब किडनी, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वहां से स्रावण होता है एड्रेनालिन हार्मोन का। इसका जो काम होता है, इस हार्मोन का काम होता है, इस हार्मोन का यूज़ कब होता है, जब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो ऊर्जा की अधिक आवश्यकता में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक धावक जो है दौड़ता है तो वहाँ पर एनर्जी जो है, हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉडी के मसल्स को। वहाँ पर रक्त के साथ मिलकर एड्रेनालिन हार्मोन जो है इस काम को करता है। और ये हार्मोन आता कहाँ से है, अधिवृक्क ग्रंथि से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन, एक इंपॉर्टेंट टाइप का हार्मोन है थायरॉक्सिन। ये आपको याद रखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और कौन सी ग्रंथि में रहता है, तो ग्रंथि जहाँ ये बनता है वो है अवटु ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन स्टूडेंट्स हमारे शरीर में जब पोषण की प्रक्रिया में हमने देखा था कि भोजन से हमको अलग अलग पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स जब हमारे शरीर में बनते हैं तो उनका वियोजन होता है ना। उनके वियोजन के लिए उनके वियोजन में थायरॉक्सिन हार्मोन की भी जो है एक भूमिका होती है। यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के वियोजन में भूमिका निभाता है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो बनना होता है वो आयोडीन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो आयोडीन की उपस्थिति में थायरॉक्सिन हार्मोन का बनना होता है। इसके बारे में लिख लेते हैं पहले, इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट तथा प्रोटीन, ये कहाँ से आएंगे, ये जब पोषण की प्रक्रिया होगी तो उसमें ये बनेंगे, उसमें ये बनते हैं। वहाँ पर जो उपापचय क्रिया होती है, उपापचय क्रिया में मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस होती हैं इस प्रोसेस में, उनमें उनको कंट्रोल करने का काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, के नियंत्रण में, ऐसा लिख सकते हैं आप, के नियंत्रण में। ठीक है, के नियंत्रण में, उसको कंट्रोल करने में। अब इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके लिए जो है आयोडीन, आयोडीन की आवश्यकता होती है इस हार्मोन को बनाने के लिए। इस ग्रंथि को, अवटु ग्रंथि को, सब ऐसे समझिए कि ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ये केमिकल ने बनना है और इस केमिकल का हमारी बॉडी में ये काम है। तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए अवटु ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, और ये आयोडीन हम बाहरी स्रोतों से पूरा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक, हमें सलाह दी जाती है हम कौन सा नमक खाएं, आयोडीन युक्त नमक। क्यों? क्योंकि आयोडीन युक्त नमक में, आयोडीन युक्त नमक से हम जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करेगा, किसको, अवटु ग्रंथि को, और ये इस काम को करेगा। यदि आयोडीन युक्त नमक की कमी हो जाती है तो क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक की कमी हो जाती है तो यहाँ पर अवटु ग्रंथि को ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में प्रॉब्लम होती है, और एक रोग है, एक बीमारी है जिसका नाम है गॉइटर। ये बीमारी उस व्यक्ति को हो जाती है जिसके शरीर में आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, तो गॉइटर बीमारी के लक्षण क्या होते हैं,
गॉइटर बीमारी का एक मुख्य लक्षण है फूली हुई गर्दन। और आप इसको समझ पाएंगे फूली हुई गर्दन क्यों फूलती होगी इसमें, क्योंकि जो अवटु ग्रंथि है इसका जो स्थान है हमारे शरीर में वो गर्दन के आसपास है कहीं, ठीक है, हमारे गर्दन के आसपास। तो आप समझ रहे होंगे अवटु ग्रंथि कहाँ है, गर्दन के आसपास। इसका काम क्या है, थायरॉक्सिन बनाने का, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने का, लेकिन इसको आवश्यकता है आयोडीन की। ये आयोडीन कहाँ से मिलेगा, बाहरी स्रोत से। तो हम कहाँ से लेते हैं इसको, आयोडीन युक्त नमक से। यदि इसकी कमी हो गई तो रोग हो जाएगा कौन सा, गोइटर। इसका क्या लक्षण होगा, फूली हुई गर्दन। क्यों, क्योंकि अवटु ग्रंथि की जो पोजीशन है वो गर्दन के ही पास में है, ठीक है। इसका आपको वर्किंग जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी बॉडी में डिफरेंट उपापचय ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होती हैं जब हमको पोषण प्राप्त हो रहा होता है भोजन से, तो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद एक और हार्मोन है स्टूडेंट्स, जो कि जिसका नाम वृद्धि हार्मोन है। और इसके नाम से ही आप समझ सकते हो ये वृद्धि के लिए यूज़ होता है ना। तो जैसे सपोज हम देखते हैं बचपन से हमारी जो जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे शरीर की जो है डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ में हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है उसका एक सिस्टम है, वो सिस्टमेटिक है ना। जैसे सपोज़ कि आप देखिए पेड़ जब ग्रो करता है, एक पेड़ के जब पेड़ बड़ा होता है तो उसमें शाखाएं आती हैं और पत्तियां आती हैं। तो उसका एक उसके हिसाब से यदि हम अपने बॉडी का ग्रोथ देखें तो हमारे बॉडी की जब ग्रोथ होगी तो हमारे बॉडी में जो उंगलियां हैं वो किसी विशेष जगह पर ग्रो करती हैं, है ना। ऐसा तो नहीं हमारी बॉडी में हर जगह पर उंगलियां ग्रो कर रही हैं, नहीं, है ना। हमारे बाल किसी विशेष जगह पर, हमारी नाक किसी विशेष जगह पर, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है, इस कार्य को कंट्रोल करने के लिए भी एक हार्मोन है जिसका नाम है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। जब यदि किसी व्यक्ति में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें जैसे बौनापन हो गया, है ना, तो उनकी हाइट जो है वो कम रह जाती है, यानी उनके शरीर का विकास जो है पूरी रूप से नहीं हो पाता है। तो वृद्धि हार्मोन है, ये कहाँ पर बनेगा, इसको जो कौन सी ग्रंथि बनाती है, ये बनाती है पीयूष ग्रंथि। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पीयूष ग्रंथि। तो मैंने बताया किस चीज़ से रिलेटेड है, नाम से ही क्लियर है कि शरीर के विकास और शरीर की वृद्धि से रिलेटेड है। और वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन जो होगा ये शरीर के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करेगा। इसके बाद एक और हार्मोन पढ़ते हैं जो कि जेंडर के हिसाब से चेंज होगा। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये जो दो हार्मोन्स हैं, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन पुरुष में पाया जाता है और एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल्स में यानी मादा में। इस हार्मोन का जो काम है वो ये है कि जब एक एज आती है 10-12 साल से बाद की एज, 12 से 14 साल की जो एज आती है, उसके बाद हमारी जो बॉडी है उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, है ना। कुछ चेंजेस दिखाई देने लगते हैं और वो चेंजेस जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी होते हैं इस एज के दौरान। तो इस एज में जो ये परिवर्तन होते हैं
ये जो हमारी यौवन अवस्था है उसको, उसका इंडिकेशन होता है कि ये स्टार्ट हो चुका है। ये यौवनावस्था प्रारंभ के समय पर ये परिवर्तन जो है हमारी बॉडीज में दिखाई देते हैं, है ना। 12 से 14 साल की एज में ये परिवर्तन जो है दिखाई देते हैं। और किस हार्मोन के कारण? पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन और मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। तो यहाँ पर आप बोलेंगे ये वाला हार्मोन जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये एक फिक्स एज जैसे कि 12 से 14 साल में कुछ डिनोटेड परिवर्तन जिसको हम यौवन अवस्था प्रारंभ से कह के बोलते हैं कि यौवन अवस्था की जो प्रारंभ शुरुआत है वो हो गई है, वहाँ पर ये हार्मोन्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद एक लास्ट टाइप का हार्मोन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है इंसुलिन। और ये नाम शायद आपने सुना भी होगा। इंसुलिन नाम आपने कहाँ सुना होगा? इसको हम इंसुलिन के पहले बनने का जो स्थान है, जो ग्रंथि है, वो है अग्नाशय। इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन का कार्य जो होता है वो है शरीर में शर्करा स्तर, शरीर में शर्करा स्तर, जो शुगर का लेवल है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना। और आज की डेट में आपने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो हैं वो इंडिया में इस बीमारी से जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो शर्करा क्या होती है कि यदि बॉडी में जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो वो दोनों ही केसेस में जीवों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उनके लिए परेशानियां खड़ी करता है। इससे जो रोग होता है मधुमेह रोग होता है। ओके, और मधुमेह रोग जो है ये थोड़ा क्रिटिकल रोग है, क्योंकि शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके बाद होने लगती है। तो चाहे शुगर लेवल कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों ही केसेस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो हार्मोन है इंसुलिन, इसका जो काम है, यदि शुगर लेवल कम भी हो जाए तो भी ये क्या करता है, उसको बढ़ाता है, और यदि बढ़ गया है तो उसको कम करता है। जब किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता है, क्योंकि बॉडी में जो इंसुलिन है वो सही तरीके से फॉर्मेशन उसकी नहीं हो रही है, सही तरीके से बन नहीं रहा है, इसीलिए ही शर्करा जो स्तर है वो बिगड़ा हुआ है, यानी वो कंट्रोल्ड नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो लेवल पर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि किस प्रकार से जंतु हार्मोन्स जो हैं वो अलग अलग ग्रंथियों में रहते हैं, और अलग अलग ग्रंथियों में रह करके उनके कार्य जो हैं वो अलग अलग हैं, सबके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो कुछ विशिष्ट रोग जैसे कि मधुमेह हो गया, गोइटर रोग हो गया, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं कुछ हार्मोन्स जो हैं वो वृद्धि, जैसे कि शरीर की वृद्धि से संबंधित होते हैं। तो ओवरऑल जो हार्मोन्स का काम होगा वो बॉडी में नियंत्रण एवं समन्वय का ही होगा, लेकिन दूसरे प्रकार से। जिस प्रकार से मस्तिष्क और मेरुरज्जा या तंत्रिका तंत्र इस काम को करते हैं कंटिन्यूअस रूप से, वैसे नहीं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 7 आपकी बुक का, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। यदि मैं आपको क्विक रिवाइज करवाऊँ एक बार, तो हमने स्टार्टिंग में इसमें पढ़ा था तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक में हमने देखा था कि ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी जो इकाई होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के नाम है न्यूरॉन। हमने फिर डिस्कस करा था कि किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क की जगह मेरुरज्जा इन्वॉल्व होता है। जैसे एक क्वेश्चन है आपकी बुक का कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसमें हमारे मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता है। हमारे मस्तिष्क को प्रतिवर्ती क्रिया में कार्य नहीं करना होता है। सपोज किसी गर्म वस्तु पर हमारा हाथ लगेगा तो तुरंत ही हमारा हाथ पीछे हट जाएगा।
और टहलने जैसी क्रिया जो है हमारे माइंड द्वारा कंट्रोल की जाती है, क्योंकि हमको टहलते समय बैलेंस बनाना होता है और संतुलन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे माइंड का कौन सा भाग रिस्पॉन्सिबल होता है, पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग जो है वो इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आप इसे रिवाइज कीजिएगा, पूरा चैप्टर आपको डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आज का लेक्चर भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।